नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। आज हम इस पाठशाला में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वोकैब संग्राम, जो कि होने वाला है बिल्कुल महासंग्राम की तरह। इसमें हम आपको वोकैब सेक्शन का हर एक टॉपिक कराएँगे, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, सिनोनिम एंटोनिम्स हो या फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे और बिल्कुल टॉप नॉच क्वेश्चन्स आप लोगों के लिए लेकर आएँगे, जो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, तरीका-वरीका कुछ भी नहीं होता अगर मैं सच बात बताऊँ तो। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है जब आप पेंसिल उठाते हो, पेन उठाते हो और अपनी एक नोटबुक उठाते हो। इससे क्या होता है कि जब आप इसको लिखोगे, आप इसको बार-बार गो थ्रू करोगे तो बहुत अच्छे से आप इन सब चीज़ों को याद करोगे, ठीक है? लेकिन आजकल के समय में क्या होता है कि हम रिलाय करते हैं पीडीएफ्स पे, हमें पीडीएफ्स मिल जाए, पीएनजी फाइल्स मिल जाए, हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमें ईएन फाइल्स मिल जाए, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देखो भाई, जब तक आप अपनी कलम और कॉपी नहीं चलाओगे, तब तक उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? हमें हमेशा अपना पेन चलाते रहना चाहिए ताकि हमारे हाथों में और हमारे दिमाग में जंग ना लगे। उस जंग ना लगने के लिए अपनी मशीन को, जो आपका पेन है और आपका हाथ है, इसको हमेशा चलाते रहो, ठीक है? हम यहाँ पे स्टाइलस चलाएँगे, आप वहाँ पे पेन चलाओ, ठीक है? अपने नोट्स बनाओ, जितना भी वोकैब का हम सेक्शन यहाँ पे कराएँगे, उन सब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाओ। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी टेक्नीक होगी वो क्या होगी। देखो, हमारी टेक्नीक ना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? हम आपको यहाँ पे रट्टू तोता नहीं बनाएँगे, हम आपको बताएँगे कि पढ़ते कैसे हैं। देखो, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कैसे पढ़ना होता है, क्या-क्या पढ़ना होता है, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि हमें कितना ज़्यादा पढ़ना है। देखो, अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से आप इस चीज़ को लो। हम कोशिश तो ये करते हैं कि अगर हमें कहीं पे क्लास मिल रही है तो हमें 100 या फिर 150 इडियम्स, ठीक है? आज इडियम्स की क्लास है पहली, तो हम इडियम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हम कोशिश ये करते हैं कि हमें 100 या 150 इडियम्स पढ़ा दिए जाएँ, है ना? 100 या 150 इडियम्स कोई भी पढ़ा दे, हम खुशी-खुशी पढ़ लेंगे। अब इन 100 या 150 इडियम में से अगर आप 1 घंटे बाद जाके देखना, तो क्या आपको सारे के सारे याद रहेंगे? 10-15 से अगर ज़्यादा आपको याद हो जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। 10-15 से ज़्यादा याद हो ही नहीं सकते, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है कि आप इससे ज़्यादा याद कर लोगे। कोई हो सकता है कि 20 याद कर ले, लेकिन 20 से ऊपर अगर कोई बढ़ जाए, तो मेरा नाम बदल देना। देखो, होता क्या है कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत थोड़ी-सी होती है ना? हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, वो बहुत थोड़ी-सी होती है, बहुत कम होती है। अगर हम किसी सीपीयू की बात करें, तो उसमें एसएसडी लगी है ना? एचडीडी लगी, हार्ड डिस्क लगी है। या फिर हमारे पास एक्सटर्नल रहता है, कुछ पेन ड्राइव हो गया या फिर डिस्क्स हो गई, ठीक है? कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपनी स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है? अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कुछ फिट होने का कोई भी स्लॉट तो बनाया नहीं गया है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे पास जितनी मेमोरी दी गई है, जितनी कैपेसिटी दी गई है, उसी में स्टोर करना पड़ेगा। अब वो इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसको 100 या 150 वर्ड को स्टोर कर पाओ, ठीक है? तो 1 घंटे की क्लास में आप पढ़ोगे तो सही, आपको लगेगा भी बहुत अच्छा, क्योंकि सब कुछ सामने-सामने है, जब तक आप पढ़ते जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जस्ट 1 घंटे बाद आप देखना, आपको मुश्किल से मुश्किल उसमें से 10 से 15 वर्ड याद रह जाएँगे। ठीक है? और इतने अच्छे आपको नहीं कि वो 100 वर्ड आप दोबारा से पढ़ने जाओगे, पूरी 1 घंटे की क्लास लोगे। मतलब ही नहीं है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना? तो मैं सबकी फितरत जानता हूँ भाई। देखो, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आप डेफिनिटली एक बार उसको पढ़ोगे, मुश्किल से मुश्किल दूसरी बार पढ़ लोगे, तीसरी बार उसकी तरफ कभी आँख उठा के भी नहीं देखोगे। हमारी जो टेक्नीक है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। मैं आपको मात्र 10 या 15 वर्ड एक क्लास में कराऊँगा, ठीक है? 10 से 15 वर्ड मैं आपको एक क्लास में कराऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं कराने मेरे को, ना ही इससे कम कराने हैं। मुझे आप लोगों को याद कराने हैं, चाहे वो किसी भी वोकैब सेक्शन का वर्ड हो, चाहे वो इडियम्स हो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, मुझे आपको याद कराने हैं सिर्फ 10 वर्ड एक क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब आप 10 वर्ड करोगे, ठीक है? पहली क्लास में आपने क्या करा? फर्स्ट क्लास में आपने 10 वर्ड करे। सेकंड क्लास में आपने नेक्स्ट 10 वर्ड जब आप करने जाओगे, ये आपकी सेकंड क्लास होगी, ठीक है? तो मैं बस आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि जो 5 मिनट है स्टार्टिंग के, उसमें आप इसको रिवाइज़ कर लो, ठीक है? जो कि मैं खुद भी कराऊँगा, लेकिन आपको भी क्या करना है, 5 मिनट बस इसको गो थ्रू करना है, ठीक है? इसको एक बार लुक ओवर करना है, एक बार ओवरलुक कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, ठीक है? फिर उसके बाद ये नए वाले 10 पढ़ो। फिर जो आपकी थर्ड क्लास होगी, ठीक है? इसमें जो हम 10 वर्ड पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट आप इसको दो, इस वाली सेक्शन को जो आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था, और मात्र 2 मिनट आप इस वाले सेक्शन को दो, ठीक है? फिर जब आपकी चौथी क्लास होगी 10 वर्ड्स की, ठीक है? जो आपकी चौथी क्लास होगी 10 वर्ड की, फिर आप इसमें 5 मिनट यहाँ दो और 2 मिनट यहाँ दो, और यहाँ पे आपको 1 मिनट देना होगा। 1 मिनट क्यों? 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, बहुत कुछ होगा। आप उसको अभी तक 3 से ज़्यादा बार गो थ्रू कर चुके हो, और सिर्फ 10 वर्ड, और 10 वर्ड याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, आप बिना ऑप्शन देखे आंसर करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है? देखो, हम करते क्या है, हमें करना सब कुछ है, हमें एकदम से करना है। हमारा जो ग्राफ होता है ना, वो अगर इन सब प्रिपरेशंस के हिसाब से बना है, तो वो कुछ ऐसे जाता है। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जोश में, जहाँ से स्लोप गया हमारा बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे थोड़ा-सा स्टेबल होता है। यहाँ पे देखो इतना स्लोप में कैसे जाता है, क्योंकि पूरा एनर्जी हम इसमें लगा देते हैं। पूरा जोश इसमें लगा हुआ होता है ना? पूरा एनर्जी हमने इसमें लगा दिया। फिर ये जो स्टेबल पॉइंट है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम बोर होना चालू होते हैं। तो यहाँ से हमारा ग्राफ जो है वो गिरना भी चालू होगा, और जितनी स्पीड में आप आए थे ऊपर, उतनी ही स्पीड में नीचे आओगे। फिर कहीं पे संभलोगे भी, फिर वो थोड़ा-सा ऊपर जाओगे, लेकिन उसके बाद दोबारा से माइनस में जाके ही मानोगे, ठीक है? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एक ही बार में सब कुछ जल्दी से जल्दी कवर कर लेना चाहते हैं, चाहे वो हमें याद रहे या ना रहे। हमारा मेथोडोलॉजी यही रहता है। अब हम इसको ना फ़ॉलो करके हम क्या चाहते हैं, आप लोग इस तरीके से पढ़ो। आप इस पॉइंट से स्टार्ट तो करो, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है? पहले इतना करो, स्टेप बाय स्टेप चलो।
ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका जो ग्राफ है ना, जो आपका स्लोप है वो इंक्लाइंड रहेगा, डिक्लाइन नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीज में रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 10 चीजें पढ़ते हो, ठीक है, सिर्फ 10 वर्ड्स पढ़ रहे हो, इसको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। गो थ्रू करोगे तब भी आपको सिर्फ 10 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, और 10 दिन में ये 10 वर्ड कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएंगे 100 वर्ड। ध्यान रखिएगा, 10 दिन में ये 10 वर्ड कितने हो जाएंगे? टोटल 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स क्या आप याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप 10 दिन में इसको 10 हिस्सों में करोगे ना, तो ये आपको डेफिनेटली याद होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो एक बार ये ट्रिक अप्लाई करके देखो, अगर ना हो तो उसके बाद मेरा नाम बदल देना। ठीक है, जो नाम रखोगे मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार पहले ये वाली ट्रिक जरूर ट्राई करके देखो। आज कर रहे हैं हम इडियम्स की क्लास, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर पहली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे 10 से 15 वर्ड। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपने पहले इडियम से, जो कि है एट वंस विट्स एंड। पहला इडियम है हमारा एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, बैकवर्ड या फिर बिल्कुल आउट ऑफ आइडिया, ठीक है, बिल्कुल परप्लेक्स्ड, कंफ्यूजन में या फिर उलझन में पड़ा हुआ है, उसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल हैरान परेशान एकदम, ठीक है, उलझन में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक इडियम जिसको हम कहते हैं एट वंस विट्स एंड। ठीक है, एट वंस विट्स एंड मतलब कि पूरी तरीके से कंफ्यूज होना, हैरान होना, उलझन में होना। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, आफ्टर आवर्स ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम शी वाज एट हर विट्स एंड एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। घंटों मशक्कत करने के बाद उस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसने लगा दिए, बट उसके बावजूद वो कहाँ थी? वो उलझन में थी, एट हर विट्स एंड में थी, यानी कि उलझन में थी, है ना? तो उसने घंटों मशक्कत की मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बावजूद वो उलझन में थी, यानी कि वो एट हर विट्स एंड में थी और उसको मदद लेने की जरूरत पड़ी। ठीक है, एट हर विट्स एंड का मतलब क्या हो जाएगा? उलझन में होना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, डूइंग समथिंग सडनली, या फिर बिना प्लानिंग के कुछ भी कर देना, बिल्कुल अचानक से। देखो, बिल्कुल अचानक से कुछ भी ऐसा कर देना जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, अनएक्सपेक्टेड एकदम, बिल्कुल अचानक से कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट वी डिसाइडेड टू गो पिकनिक इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। ठीक है, एकदम अचानक से हमने फैसला किया कि हम पिकनिक पर चलते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। पढ़ाई की जगह पे हम पिकनिक पे जा रहे हैं, बताओ। ठीक है, एकदम अचानक से उन्होंने डिसाइड कर दिया, प्लान बना लिया कि उनको पिकनिक पे जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। तो ये क्या होगा? एकदम अचानक से उनका प्लान बना, तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट उनका प्लान बन गया पिकनिक का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल अचानक से, डूइंग समथिंग सडनली, या फिर बिना प्लानिंग के कुछ भी कर देना। स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा इडियम, जो कि है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है मोदी जी, यानी कि ईमानदारी की मूरत। ठीक है, ईमानदार हैं वो, बिल्कुल सफेद हैं, बिल्कुल साफ हैं, निष्पक्ष हैं। तो इनको हम कहेंगे ऑनेस्ट एंड ओपन, यानी कि बिल्कुल खुली किताब, जिन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, उन्होंने अपनी डिग्री भी दिखा दी, है ना? मोदी जी ने जैसे अपनी डिग्री भी दिखा दी, अपना सब कुछ दिखा दिया, अपना कैमरा भी दिखा दिया, जबकि वो लॉन्च भी नहीं हुआ था उस समय पे, यहाँ की तक कि वो भिक्षा मांग के खाते थे और फिर वो बाहर विदेशों में भी घूम चुके थे। तो वो सब कुछ बिल्कुल खुली किताब की तरह सब कुछ ईमानदारी से आप लोगों को बयान कर देते हैं, है ना? उनके पास कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है, विद नथिंग हिडन। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट मोदी जी, और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड ओपन, जो कि बिल्कुल ईमानदार होता है और बिल्कुल खुला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है, द कंपनीज डीलिंग्स वर अबव बोर्ड सो एवरीवन ट्रस्टेड देम। कंपनी की जो डील्स थी वो बिल्कुल अबव बोर्ड थी, यानी कि बिल्कुल ऑनेस्ट और ओपन थी, बिल्कुल खुली किताब की तरह थी, तो इसलिए हर किसी ने उस पर ट्रस्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलें आगे बढ़ते हैं। एज फिट एज ए फिडल। एज फिट एज ए फिडल का मतलब क्या है? बिल्कुल स्वस्थ होना, बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में होना, हेल्थ कंडीशन या फिर गुड फिजिकल कंडीशन, किसी का अच्छा स्वास्थ्य होना, पूरी तरह से स्वस्थ होना, इसका मतलब होता है एज फिट एज ए फिडल। इसके लिए हम मीडियम यूज करेंगे क्या? एज फिट एज ए फिडल। फॉर एग्जाम्पल एक फोन हुआ करता था नोकिया का, है ना? नोकिया का जो ये फोन होता था, ये बिल्कुल एज फिट एज ए फिडल था। अगर आप इसको 10 स्टोरी की बिल्डिंग से ग्राउंड फ्लोर पे भी नीचे गिरा दो, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे गिरा दो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इसकी बैटरी निकलेगी। ठीक है, बैटरी निकलेगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो नोकिया का फोन जो पुराने होते थे, जैसे 6600 या 3300 ऐसे करके कुछ मॉडल्स आते थे, इनको जमीन में पटक दो, 10वें फ्लोर से गिरा दो, 15वें से भी गिरा दो, तो भी इनकी ज्यादा से ज्यादा बैटरी निकल जाएगी, लेकिन जब आप बैटरी को दोबारा से लगाओगे तो ये वापस से नोकिया का सिंबल दिखाते हुए स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल फंक्शनल। तो ये क्या था? नोकिया का फोन जो था वो एज फिट एज ए फिडल था। अब इसको हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं? इसको हम बहुत तरीके के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे हमारे दादा परदादा वाली जनरेशन जो है, बहुत ज्यादा हेल्दी थे, उनका खान-पान अच्छा था, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। तो अगर उनसे कहा जाए कि 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ लो, तो वो बहुत आराम से चढ़ लेंगे। और आजकल की जो जनरेशन होती है, जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमसे कोई 2 बार चढ़वा ले तो हमारी सांस फूल जाएगी, है ना? लेकिन जो पुराने लोग थे वो आराम से चढ़ जाते थे, क्योंकि वो क्या थे? एज़ फिट एज़ फिडल थे, वो बहुत ज्यादा स्वस्थ थे। तो जैसे कि एक एग्जांपल में लिखा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ एक्सरसाइज, महीनों की एक्सरसाइज के बाद ग्रैंडपा इज एज़ फिट एज़ फिडल। जो दादाजी हैं वो बहुत ज्यादा फिट हैं, ठीक है, उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य इंसान है, वो एज फिट एज ए फिडल है, और वो सीढ़ियां चढ़ जाते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो एज फिट एज ए फिडल का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह स्वस्थ होना। क्लियर है? एट क्रॉस पर्पसेस,
एट क्रॉस पर्पसेस क्या होगा? एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, वर्किंग टुवर्ड्स अपोजिट गोल्स या फिर गलतफहमी में होना। तो गलतफहमी में होने से क्या होता है कि हम क्रॉस पर्पसेस में होते हैं, ठीक है? वी वर एट क्रॉस पर्पसेस, आई थॉट द मीटिंग वाज टुडे बट ही मेंट टुमारो। तो हम क्रॉस पर्पसेस पे थे, हम गलतफहमी पे थे, ठीक है? वी वर एट क्रॉस पर्पसेस यानी कि हम गलतफहमी में थे। आई थॉट मुझे लगा द मीटिंग वाज टुडे, मीटिंग आज है बट उसका मतलब कल के लिए था, ठीक है? बट ही मेंट टुमारो। तो क्रॉस पर्पसेस का मतलब क्या हो गया? गलतफहमी में होना यानी कि अपोजिट गोल्स में होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्रिएट होना किसी भी दो पक्षों के बीच। छठा आता है बाइक हुक और बाइक रोक। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो कि है सुनील शेट्टी की, है ना? सुनील शेट्टी की एक मूवी देखी होगी, उसमें वो पागल होता है शिल्पा शेट्टी के पीछे। शिल्पा शेट्टी के पीछे वो थोड़ा-सा पागल होता है। अपने घर के बेसमेंट में वो शायद बॉडीज़ वगैरह भी रखता है, नाम मुझे नहीं याद, वो लोग वो जो नाम है जो भी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो सुनील शेट्टी जो है वो शिल्पा शेट्टी को चाहता है किसी भी कीमत पर, है ना? वो पागल है बिल्कुल उसके पीछे और उसको वो चाहिए किसी भी कीमत पर। तो सुनील शेट्टी को शिल्पा शेट्टी चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, है ना? बाय हुक और बाय क्रुक सुनील शेट्टी को शिल्पा शेट्टी चाहिए, ठीक है? किसी भी कीमत पर चाहिए, बाय एनी मीन्स पॉसिबल, ठीक है? फेयर और अनफेयर, साम, दाम, दंड, भेद जिसे हम कह सकते हैं। किसी भी कीमत पर चाहे हमें साम, दाम, दंड, भेद चारों चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाएँ, सुनील शेट्टी को शिल्पा शेट्टी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। वो वाला होता है इसका मतलब किसी भी कीमत पर। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या हो गया? किसी भी कीमत पर, जैसे कि एग्जांपल पे लिखा है, शी वाज़ डिटरमाइंड टू फिनिश हर प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रुक बिफोर द डेडलाइन। यानी कि उसको किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट जो है वो खत्म करना है बिफोर द डेडलाइन। यानी कि डेडलाइन के खत्म होने से पहले, डेडलाइन से पहले उसे अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है बाय हुक और बाय क्रुक यानी कि किसी भी कीमत पर। क्लियर है? चलिए, बिट डिफाइंस देखिए बहुत अच्छा सा वर्ड है बिट डिफाइंस। बिट डिफाइंस का मतलब होता है खुलकर विरोध करना, किसी चीज़ को अपोज़ करना, उसको रेज़िस्ट करना। इसका मतलब है टू बोल्डली रेज़िस्ट या फिर किसी भी चीज़ को चैलेंज कर देना, बिल्कुल बिल्कुल सामने आके फ्रंट फुट पे आके उसको चैलेंज करना कि नहीं ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ सही है, इस तरीके से, ठीक है? तो खुलकर विरोध करना इसका मतलब हो गया। द स्टूडेंट्स बिड डिफाइंस टू द अनफेयर कंडक्ट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। देखो जिस तरीके से एसएससी एग्जामिनेशंस अभी हो रहे हैं, ठीक है? एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो उसके लिए बिड डिफाइंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर स्टूडेंट को, हर टीचर को सामने आके खुलकर विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो बिड डिफाइंस का मतलब क्या है कि बच्चे खुलकर विरोध कर रहे हैं टू द अनफेयर कंडक्ट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशंस, ठीक है? एसएससी एग्जाम जो बहुत ही अनफेयरली कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए स्टूडेंट खुलकर विरोध कर रहे हैं, यानी कि बिड डिफाइंस कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आते हैं अपने 8वें पे, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो बीती बात पर पछतावा करना, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। किसी चीज़ पर पछताना जो कि अब बदली नहीं जा सकती या फिर जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसको बदला नहीं जा सकता, अब वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा और उस बात पे हमें पछतावा करना, ये होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखा है, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ही टूक योर कैश। देखो कितना बदतमीज़ सा है, वो उसका सारा कैश ले गया, ठीक है? एंड रन अवे विद समवन एल्स, किसी और के साथ भाग गया, एंड नेवर गोइंग टू कम बैक, और वो वापस नहीं आने वाला है। यानी कि एक तो उसका पैसा भी ले गया और किसी और के साथ भाग भी गया, और वो बेचारी जो है वो रो रही है ना? वो रो रही है किसके ऊपर? क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो दूध गिर चुका है उसके ऊपर वो रो रही है, क्योंकि दूध जो गिर जाता है वो वापस से नहीं लाया जा सकता बर्तन में, है ना? तो ऐसे ही जो भाग गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक तो वो पैसा भी लेके भाग गया, अब लाओगे कैसे? आपके पास जाने के लिए खुद ही पैसे नहीं बचे होंगे। तो देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ही टूक योर कैश एंड रन अवे विद समवन एल्स एंड नेवर गोइंग टू कम बैक। तो इसका मतलब हुआ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं जो कि अब बदल नहीं सकता, जो कि बीत चुका है, उस पर हम पछतावा कर रहे हैं। इस तरीके का इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है? जैसे कि अब मैं आप लोगों को इसका अपोज़िट बताता हूँ, यू शुड नॉट क्राई ओवर यू शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है? गिरे हुए दूध पर नहीं रोना चाहिए। स्पिल्ट मिल्क, जो दूध गिर गया उसे गिरा रहने दो और बाहर से जाके अमूल की एक थैली ले आओ, ठीक है? बाहर से जाके एक अमूल दूध की थैली ले आओ और ये ज़्यादा-ज़्यादा ₹35 की आएगी, है ना? तो बेटर है कि आप उस पे ना रोएँ और आगे बढ़ें। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं, कॉल नेम्स। देखो ये क्या कॉल नेम्स क्या होता है? कॉल नेम्स का जो मतलब होता है वो होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी को बुलाना आपत्तिजनक नामों से, जैसे किसी मोटे को हम कहते हैं मोटे भैंसे इधर आ, है ना? या फिर किसी पतले इंसान को कहते हैं वो छिपकली सी या छिपकला सा, ऐसा कुछ करके उनका नाम बिगाड़ देते हैं, तो ये सब क्या होता है? कॉल नेम्स होता है, ठीक है? या फिर किसी को सीधा-सीधा अपशब्द बोलना, इसका मतलब होता है इन सब के लिए यूज़ किया जाता है कॉल नेम्स नामक इडियम को, ठीक है? तो इंसल्ट और मॉक समवन बाय गिविंग देम निकनेम्स, अब्यूज समवन, अपशब्द बोलना या आपत्तिजनक नामों से पुकारना। द बुली वाज़ वार्न्ड नॉट टू कॉल नेम्स ड्यूरिंग द स्कूल इवेंट। अब देखो अगर यहाँ पे हम इसे इडियम की तरह नहीं जानते, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी जान सकते थे कि वो नामों से ना बुलाए किसी को, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कॉल नेम्स क्या होता है? तो द बुली वाज़ वार्न्ड नॉट टू कॉल नेम्स ड्यूरिंग द स्कूल इवेंट, यानी कि स्कूल इवेंट के दौरान बुली जो है, जो लड़का शरारती है, जो बदतमीज़ है, वो किसी को भी आपत्तिजनक नामों से ना पुकारे या किसी को भी अपशब्द ना बोले, ठीक है? आते हैं 10वें पे, हमारा डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मतलब क्या है? अपनी कब्र को खुद खोदना या फिर कॉज़ योर ओन फेल्यूर या डाउनफॉल थ्रू योर एक्शन, अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है? तो डिग द ग्रेव का मतलब क्या है? कुछ ऐसा करना जो कि आप ही के लिए नुकसानदायक हो, उसको हम कहते हैं अपनी कब्र खुद खोदना या फिर डिग द ग्रेव। जैसे कि बाय प्रपोजिंग द ओनर ऑफ द ऑफिस अननोइंगली, आयुष डग हिज ओन ग्रेव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब। देखो कितना बदतमीज बच्चा है ये आयुष। तो बाय प्रपोजिंग द ओनर ऑफ द ऑफिस
अननोइंगली, देखो नहीं जानता था उसके बाद भी, देखो जानता हो या ना जानता हो किसी को भी ऐसे प्रपोज नहीं कर सकता, है ना? बाय प्रपोजिंग द ओनर, इन सीधा सीधा ओनर को प्रपोज कर दिया ऑफ द ऑफिस अननोइंगली, जिसको ये जानता नहीं था। आयुष डग हिज ओन ग्रेव, उसने अपनी कब्र खुद खोद ली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब, है ना? क्योंकि जब रिपोर्ट करने जाएगा तब इसे नोइंगली पता लग जाएगा कि ये तो बॉस है, तो बॉस है तो पता लग जाएगा कि ये तो यही बदतमीज था। तो सीधा सीधा क्या मिलेगा इसके हाथ में? टर्मिनेशन लेटर, है ना? अब टर्मिनेशन लेटर का मतलब क्या है? अपनी कब्र को खुद खोदना। तो आयुष डग हिज ओन ग्रेव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब, यानी कि उसने अपनी बॉस को अननोइंगली प्रपोज करके जॉब के पहले दिन ही अपनी कब्र खुद खोद ली। ठीक है, तो डिग द ग्रेव का मतलब क्या होगा? अपनी कब्र को खुद खोदना, यानी कि अपना नुकसान खुद करना। डाई इन हार्नेस, 11th है डाई इन हार्नेस, यानी कि काम करते करते मर जाना। ठीक है, तो डाई वाइल स्टिल वर्किंग, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो करते करते अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके लिए एक इडियम यूज किया जाता है डाई इन हार्नेस। ठीक है, द ओल्ड प्रोफेसर डाइड इन हार्नेस टीचिंग हिज स्टूडेंट्स अंटिल हिज फाइनल डे। जो पुराने प्रोफेसर थे वो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते बेचारे चले गए। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बेचारे चले गए, तो यानी कि वो मरे हैं कैसे? हार्नेस में मरे हैं। ही डाइड इन हार्नेस, वो काम करते करते मर गए, पढ़ाते पढ़ाते मर गए बच्चों को। ठीक है, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ने से राजी नहीं हुए। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ? टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग। नेक्स्ट है डेयर डेविल। देखो डेयर डेविल हमारा एक सुपर हीरो भी है मार्वल में, लेकिन हम जहाँ यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं डेयर डेविल की, वो अलग है, वो एक इडियम के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है वो टेक्स बोल्ड रिस्क एंजॉय डेंजरस एक्टिविटीज। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा खतरे वाले काम करता है, जोखिम लेने वाला काम करता है, जिसको खतरों वाली एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो कि निडर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, ये डेयर डेविल है। ठीक है, वो खतरों का खिलाड़ी है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे? खतरों का खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी। ठीक है, तो डेयर डेविल क्या होता है? हमारा खतरों का खिलाड़ी होता है। इसका मतलब होगा हु टेक्स बोल्ड रिस्क, यानी कि जो बहुत ज्यादा खतरे जोखिम लेने वाले काम करता है, या फिर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है किसी भी खतरनाक एक्टिविटी को। जैसे कि एग्जांपल है द डेयर डेविल बाइकर थ्रिल्ड द क्राउड विद हिज डेंजरस स्टंट्स। देखो जो बाइकर था वो एक बहुत ही ज्यादा खतरों का खिलाड़ी था, उसने थ्रिल कर दिया पूरी भीड़ को अपनी डेंजरस स्टंट से। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है डेयर डेविल, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बाइकर है वो जोखिम ले रहा है ना, वो डेंजरस एक्टिविटीज दिखा रहा है, स्टंट्स दिखा रहा है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि ये खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी है। चलो आते हैं 13th पे, डेड ब्रोक। देखो डेड ब्रोक के लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है मेरे पास, वो लोग आप लोग कभी इसको भूलोगे नहीं। देखो जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, 1 अगस्त को इसको सैलरी मिली। ठीक है, इसको सैलरी मिली 1 अगस्त को 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए इसको सैलरी मिली है। 29 अगस्त को इसी महीने के इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी। ठीक है, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी अभी अभी नया नया महिला मित्र के साथ आया है, तो 1 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी। अब एनिवर्सरी के चलते इसको खर्चा करना पड़ेगा, इसको इम्प्रेस करना पड़ेगा, गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ेंगे, है ना? तो गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ेंगे तो उसमें पैसा लगेगा। अब 50,000 रुपये इसको सैलरी मिल गई। अब इसने सोचा कि 29 तारीख तक कहीं पैसे खर्च ना हो जाए, तो ये अभी से इसके लिए शॉपिंग करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे जो ये शॉपिंग कर रहा है, देखो जैसे कि इसने क्या करा, इसने करा कि 12,000 रुपए की एक ड्रेस खरीदी। ठीक है, वो चाहता था कि उसकी महिला मित्र जो है वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लगे। ठीक है, तो एकदम राजकुमारी की तरह लगे, तो उसके लिए उसने एक 12,000 रुपए की ड्रेस खरीदी। फिर इसने सोचा कि सिर्फ ड्रेस से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी देना पड़ेगा, तो इसने एक गुच्ची का, ठीक है, वॉलेट खरीदा। ठीक है, वॉलेट खरीदा जो कि पड़ा 7,000 रुपए का। ठीक है, 12 और 7 कितने हो गए? 19,000 रुपए हो गए टोटल अभी तक। 19,000 रुपए ये खर्च कर चुका। फिर इनने कहा कि एक गिफ्ट देगा, नहीं कुछ और भी देना चाहिए, तो इसने एक महंगी सी चॉकलेट मंगाई। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फरेरो रोशर। ठीक है, अब स्पेलिंग आप खुद लिख लेना, ये रईसो वाली चॉकलेट, फरेरो रोशर। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता होगा, जो भी होता है। ठीक है, फरेरो रोशर आई कम से कम 1,200 रुपए की। ठीक है, 1,200 रुपए की, तो 19,000, 20,200 रुपए टोटल अभी तक खर्च हो गए। 20,200 रुपए, अब बचे कितने? 19,800 रुपए। 19,800 रुपए में अब इसने क्या करा कि इसने सोचा कि चलो पहली एनिवर्सरी है, एक रिंग भी दे देते हैं, तो इसने एक सिल्वर की रिंग ली, क्योंकि गोल्ड इतने में आएगा नहीं, डायमंड की नहीं आ पाएगा, डायमंड तो और नहीं आ पाएगा, है ना प्लेटिनम गोल्ड और डायमंड कुछ भी नहीं आएगा, तो इन्हें सोचा सिल्वर की 4,000 रुपए की रिंग दे देते हैं। ठीक है, तो 4,000 की रिंग हो गई, तो बचे कितने अब? देखो 20,200 में से अब इसको टोटल करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 19,800 बचे थे, 19,000 में से अभी 14,800 ऐसे कुछ करके बचा होगा। ठीक है, 14,800 समथिंग। अब जब 29 तारीख आएगी तो ये किसी कैफे में भी जाएंगे, तो कैफे में जो खर्चा होगा वो होगा 8,000 रुपया बुकिंग का। ठीक है, क्योंकि महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाना है, इंप्रेशन छाड़ना है बदतमीज को। फिर वहाँ पे खाना पीना जो ऑर्डर होगा वो होगा कुल 7-8 हज़ार रुपये का। ठीक है, तो टोटल 7-8 हज़ार रुपये इसमें लग जाएंगे। तो कुल मिला के इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा एंड में, इतना खर्चा इनने कर दिया कि ये महीने के अंत में तो नील बटे सन्नाटा हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब देखो 1 अगस्त पे इसके पास 50,000 रुपया था, ये बहुत अच्छे से महीना गुजार सकता था, लेकिन इसको क्या करना था? इसको अय्याशी करनी थी। तो इसने अय्याशी करी, तो वहाँ पे क्या बचा? इसके पास 0 रुपया बचा। और ये जब इनने अभी सब पहली तारीख को ही कर लिया है, बुकिंग वगैरह सब कुछ इसने पहली तारीख को कर लिया है, बस ये खाने का जो पैसा है ये बचा है इसके पास, और ये बचाना पड़ेगा क्योंकि 29 तारीख को तो ये वहाँ पे जाएगा ही ये खर्च करने। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि अब ये जो पूरा महीना है ये कैसे गुजारेगा? ये गुजारेगा कंगाली में, यहाँ पे ई की मात्रा लगा देते हैं, कंगाली हो जाएगा, है ना? तो अब ये
कंगाली में गुजारेगा, गरीबी में गुजारेगा बाकी का पूरा बचा हुआ 29-30 दिन, ठीक है? तो डेड ब्रोक का मतलब क्या हुआ, इस बेचारे ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया पहली सैलरी पे, तो बाकी का जो महीना है उसको बिल्कुल कंगाली में गुजारना पड़ेगा, यानी कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ मनी हो गया। इसके पास एक ढेला नहीं बचा, ठीक है? कि ये अपने जेब खर्च भी निकाल सके। तो सारा पैसा जब इसका अय्याशी में लग गया तो यहाँ पे अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब यही दिक्कत रहेगी कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ मनी है, यानी कि ये कंगाल है, बिल्कुल गरीब है। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखा है, आफ्टर बाइंग अ PS5 विद द फर्स्ट सैलरी आई वाज डेड ब्रोक फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। मैंने अपनी पहली सैलरी से एक PS5 खरीद लिया, ठीक है? और मैं इसी में टूट गया, मर गया, क्योंकि पूरे महीने का खर्च मैंने यहाँ पे उड़ा दिया। तो यानी कि डेड ब्रोक का मतलब क्या हो गया? कंगाल हो जाना, ठीक है? कंगाल हो जाना, एकदम भिखारी वाली अवस्था हो जाना, गरीब हो जाना। तो डेड ब्रोक का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू एडमिट यू वर रॉन्ग अबाउट समथिंग यू सेड। देखो, ये सब तो आजकल बहुत ही आम बात है, ठीक है? अपनी बात को वापस लेना। जैसे कि अभी हमने कुछ बोल दिया, उस चीज़ को हमें पछतावा हो रहा है कि ये तो हमने गलत बोल दिया, तो हम कहते हैं ना कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तो इसका मतलब वही होता है ईट वंस वर्ड, है ना? अपने शब्दों को वापस लेना, यानी कि अपने शब्दों को खा जाना। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है, ही सेड ही वुड विन द रेस इजीली बट ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स व्हेन ही केम लास्ट। ठीक है? ही सेड ही वुड विन द रेस इजीली, वो उसने कहा था कि वो बहुत आसानी से रेस को जीत जाएगा, बट ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स, उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े जब वो लास्ट आया, है ना? बहुत बड़ी-बड़ी फेंक रहा था कि रेस तो ये बहुत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसको अपने शब्द वापस लेने पड़ गए क्योंकि वो आखिर में आया, ठीक है? उसने सबसे लास्ट फिनिश करा रेस में। तो ईट वन्स वर्ड का मतलब क्या हो गया? अपने शब्दों को वापस लेना। ईट हम्बल पाई, देखो ये सब भी बहुत कॉमन है और ये बहुत अच्छी हैबिट भी होती है कि किसी भी चीज़ की माफ़ी माँग लेना। टू एडमिट योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज़ ऑफ़न फीलिंग एम्बैरेस्ड, ठीक है? शर्मिंदगी के साथ माफ़ी माँगना। अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वज़ह से अब हमें माफ़ी माँगनी पड़ जाए, तो उसके लिए एक इडियम यूज़ होता है, ईट हम्बल पाई, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल में लिखा है, आफ्टर बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब होता है लंबी-चौड़ी फेंकना या फिर बखान करना, अपनी स्किल्स का बखान किया। आफ्टर बोस्टिंग अबाउट हिज़ स्किल्स, अपनी कलाओं का, अपनी स्किल्स का बखान करने के बाद ही हैड टू ईट हम्बल पाई, उसको शर्मिंदगी के साथ क्या करना पड़ा? माफ़ी माँगनी पड़ी, क्योंकि ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी के साथ माफ़ी माँगना। व्हेन हिज प्रोजेक्ट फेल्ड, आफ्टर बोस्टिंग अबाउट हिज स्किल्स, यानी कि अपनी स्किल्स का बखान करने के बाद ही हैड टू ईट हम्बल पाई, उसको माफ़ी माँगनी पड़ी शर्मिंदा होकर जब उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है? उसका प्रोजेक्ट क्या हो गया? जब फेल हो गया। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 15 के 15 इडियम्स। अब एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं इनको, ठीक है? और देखते हैं कितने हमें याद हुए, कितने नहीं हुए। जैसे कि पहला है एट वन्स विट्स एंड, यानी कि बिल्कुल कन्फ्यूज़ होना, परप्लेक्स्ड होना, बैफल्ड होना, बिल्कुल आइडिया ना होना, उलझन में या हैरानी में रहना। दूसरा है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एकदम अचानक से कुछ हो जाना, जैसे कि आप रास्ते पे चले थे, अचानक से किसी ने बैलून मार दिया आपके सर पे होली के समय पे, या फिर आप एकदम अचानक से जा रहे थे और रोड पे अचानक से ही क्या हुआ, एक कुत्ता आ गया और वो भौंकने लगा, है ना? तो अचानक से या फिर एकदम सडनली कुछ होना या बिना प्लान के कुछ करना, वो होता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल खुली किताब होना, जैसे कि हमारे मोदी जी, ठीक है? ईमानदार होना, जिसके पास कुछ भी छुपा नहीं होता, वो क्या होता है? अबव बोर्ड होता है। एज़ फिट एज़ ए फिडल, जैसे कि दादाजी वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, यानी कि नोकिया का फ़ोन जो हमसे ज़्यादा स्वस्थ है ना? क्योंकि अगर हम गिर जाएँगे हमारी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन नोकिया का फ़ोन जो गिरेगा वो फूल जाएगा लेकिन वापस भी जुड़ जाएगा और वो चल भी जाएगा, ठीक है? तो नोकिया का फ़ोन क्या है? एज़ फिट एज़ ए फिडल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर या फिर गलतफ़हमी में होना, ठीक है? नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक, सुनील शेट्टी को शिल्पा शेट्टी चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि किसी भी कीमत पर। फिर ऐसे ही है बिड डिफाइंस, यानी कि खुलकर विरोध करना, किसी भी चीज़ का विरोध करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो दूध गिर चुका है उसके बारे में पछताना, ठीक है? अब उसको पछताने से क्या होगा? जाके बाहर से अमूल की दूसरी थैली लेकर आओ, ठीक है? कॉल नेम्स, यानी कि आपत्तिजनक नामों से बुलाना किसी को, उसका मज़ाक उड़ाना या फिर किसी को अपशब्द बोलना। डिग द ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदना, जैसे कि उसने ओनर को ही प्रपोज़ कर दिया तो पहले दिन ही उसकी जॉब चली गई, तो उसने अपनी कब्र खुद खोद ली। 11वां है डाई इन हार्नेस, अपना काम करते-करते मर जाना, जैसे कि टीचर काम करते-करते मर जा रहे हैं, पढ़ा-पढ़ा के मर जा रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ने का नाम नहीं ले रहे, है ना? तो 12वां होगा डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब खतरों का खिलाड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम भरे काम करता है, जिसको मज़ा आता है डेंजरस एक्टिविटीज़ करने में, उसको हम कहते हैं डेयर डेविल। डेड ब्रोक क्या होता है? डेड ब्रोक का मतलब होता है कंप्लीटली आउट ऑफ मनी हो जाना, जेब खाली हो जाना, एकदम कंगाली में आ जाना, ठीक है? ईट वन्स वर्ड का मतलब क्या होगा? अपने शब्द को वापस लेना, यानी कि अपने शब्दों को खा लेना, ठीक है? तो ईट वन्स वर्ड हो जाएगा अपनी बातों को वापस ले लेना। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है? शर्मिंदगी के साथ माफ़ी माँगना, जिस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा बखान कर चुके हैं, बाद में कभी-कभी उसके लिए हमें माफ़ी भी माँगनी पड़ती है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 15 इडियम्स आज पहली क्लास के। अब बात करते हैं अगले सेट की अगली क्लास में, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो,
शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आप लोगों के साथ पढ़ने वाले आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, उन सबके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड दे रखा है हमने टेलीग्राम चैनल का, इस पे आपको सभी तरह की पीडीएफ्स वगैरह जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, पीएनजी फाइल्स मिलेगी। बट मैं अभी भी वही कहूँगा कि कॉपी और पेन से बढ़िया नोट कुछ भी नहीं होता, ना हमारी पीडीएफ होगी ना किसी की पीडीएफ होगी। तो बेटर है कि अपने नोट्स खुद बनाओ, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखना चालू करो और बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ ताकि आप उनको समझ सको। ठीक है, तो मिलते हैं एसएससी 24/7 पाठशाला की अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और आप सभी अपना ध्यान रखिए।